तो आइए दोस्तों, मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे इस्लामिक इकॉनमी के बारे में और उससे कैसे पार पाया जाए और कैसे खुश रहा जाए, पॉवर्टी को कैसे खत्म किया जाए। तो हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। एक है मोहम्मद अकरम शाह और दूसरे में है हमारे आतिफ जी। कैमरा के सामने थोड़ा सा आने का कष्ट करेंगे। तो ये दोनों आपको आज बताएंगे कि कैसे इस्लामिक इकॉनमी क्या है। तो इस्लामिक इकॉनमी में सबसे पहले तो मैं चाहूंगा अकरम सर और इधर आ जाएं ताकि तीनों लोग कैमरे में, हाँ इधर ही आ जाएं, एक साथ बैठ जाएंगे तो हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल जी। तो मैं चाहूंगा कि आप बताएं थोड़ा सा, रमजान का महीना चल रहा है और इस्लामिक इकॉनमी के बारे में थोड़ा सा गौर फिक्र करें। कोशिश तो होगी, लेकिन हम यही कंटिन्यू। हाँ, कोशिश तो होगी, लेकिन हम यही दुआ करते हैं कि बाहर रोड पे ज्यादा ट्रैफिक ना हो। वो होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से लोगों को डिस्टरबेंस नहीं होगी। माइक हम लोगों ने कनेक्ट कर रखा है। अच्छा, अच्छी बात है। तो हेलो, आप कंटिन्यू इधर तवज्जो दीजिएगा तब। तवज्जो दे रहे हैं हम, जैसे एक बार चेक कर ले रहे हैं माइक को, कर लीजिए कनेक्ट हुआ कि नहीं। आप बोलिए जाए पॉवर्टी को कैसे खत्म किया जाए। तो हमारे साथ दो मेहमान तो तवज्जो एकदम रखिए, मोबाइल में रखिए ना, बस एक दो बार आप आवाज निकालिए, बोलो। हाँ, तो यही बोल रहे थे कि दुआ करते हैं कि निजाम मईशत कहते हैं उसको। चलिए सही, उसको निजाम मईशत कहते हैं। और निजाम मईशत को समझने का ताल्लुक जो है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से नहीं है। ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के को आदमी स्टडी करे, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी को स्टडी करे, फिर कहे कि हाँ हम इस मखसूस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि एज ए एकेडमिक सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स 1929 के बाद आया है फॉर्मल वे में। उससे पहले तो जाहिर सी बात है वो एडम स्मिथ वगैरह और कार्ल मार्क्स वगैरह तो है ही थे, लेकिन एक मेन स्ट्रीम में एज अ सब्जेक्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ वो ग्रेट डिप्रेशन 1929 के बाद वो मार्जे वजूद में आया एज ए फॉर्मल सब्जेक्ट। इसका जो निजाम में दखल है वो तो पहले दिन से है, जब से आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल इस दुनिया में बढ़ी। और यकीन मानिएगा शाने भाई, आप अभी जो भी लोग देख रहे हैं, खैर मेरी बात पे यकीन करें या ना करें, इस्लामिक इकोनॉमी की बात आई है तो मैं वेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है उसको छोड़ दूंगा, कन्फ्यूशियस क्या कहता है चाइना में उसको मैं छोड़ दूंगा, मिडिवल यूरोप में इकोनॉमी का क्या तर्ज अमल था वो भी मैं छोड़ दूंगा। अभी पर्टिकुलरली सिर्फ इस्लामिक व्यू जो है वो आप लोग के सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो आप यकीन जाने, इस्लाम में सबसे आसान काम दुनिया का वो है रिस्क का उसूल, सबसे इजी। हाँ, अगर कुछ चीज मुश्किल है, कुछ चीज चैलेंजिंग है हमारे दीन में, तो वो है अल्लाह की रजा। और आप यकीन कीजिएगा कि दुनिया में ना कोई ऐसा तस्वुर है, ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, ना कोई ऐसा आइडिया है, ना कोई ऐसा रिलीजन है जो जिंदगी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पहलू को कवर करता है। तवज्जो। हाँ, तो इस्लाम ही एक ऐसी चीज है जो अकल नहीं इस बात को तस्लीम कर सकती है कि ये किसी इंसान ने तख्लीक किया है ऐसी कोई चीज। ठीक है। तो अगर इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में भी रज़ाए इलाही इन्वॉल्व है कि अगर कोई इंसान रिस्क हलाल कमाता है तो अल्लाह ताला उसमें जो डिफिकल्टीज आती हैं उसके पाथ में, रिस्क हलाल कमाने के प्रोसेस में, तो उस डिफिकल्टी को जब इंसान फेस कर रहा होता है तो अल्लाह की रहमत इतनी ज्यादा रुजू करती है उसकी तरफ कि अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है बगैर तौबा किए। अच्छा, इनका एक क्वेश्चन था स्टॉक मार्केट के हवाले से और बैंक में जो पैसा रखते हैं, क्या क्वेश्चन था, पूछिए।
अब मेरा ये सवाल था कि जो बैंक में पैसा रखते हैं या जो बैंक में काम करते हैं और रमजान का वक्त है, ऐसे पूरे साल ही उनको सैलरी मिलती है और उस पे जो है लोग पैसा रखते हैं साल भर, कनेक्शन लिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो साल भर में क्या होता है कि उस पे 7.3 या 6.3 ऐसे परसेंट इंटरेस्ट जो रेट है, इंटरेस्ट को जैसे हिंदी में या उर्दू में बोला जाए शुद्ध खाना इस्लाम में हराम खाना। हाँ, सूद जो है वो सूद लेना और उस पैसे को अपने में यूज करना और उस पैसे को अपने रिक्स हलाल में यूज करके फितरा ज़कात कर सकते हैं या नहीं। तो इस चीज को आप थोड़ा लाइव चल रहा है, पूरे आदमी दुनिया देख रहा है, तफसील से इसको बता दें। आप भी देख सकती हैं, तो तफसील से इसको थोड़ा बयान करें। ये बैंक की जो मसलहत है और बैंक में जो सैलरियां आ रही हैं और विद इंटरेस्ट आ रही हैं, सूद के साथ आ रही हैं, तो फितरा ज़कात में इसको हम इंडल्ज कर सकते हैं, मिला सकते हैं या नहीं, या किसी को दे सकते हैं? मैं समझ गया आपके सवाल को। दो चीजें हैं। ये जो सवाल है, इस सवाल में आपको ये कहें कि दो पहलू है। एक तो चीज है कि इसमें बस 5 मिनट का समय, 5 मिनट के बाद इसमें फतवा इन्वॉल्व है। तो आप तो किसी मुफ्ती के पास जाके फतवा ले सकते हैं। मैं तो मुफ्ती नहीं हूं, मैं तो पढ़ाई लिखा आदमी नहीं हूं। तो ऐसी आप लोग के साथ बैठ बैठ के थोड़ा नॉलेज हो गई है तो बोल लेता हूँ। लेकिन इसमें फतवा इन्वॉल्व है, तो आप अपने मसले को एक्सप्लेन करके मुफ्ती से फतवा ले लीजिए। मैं फतवा देने का अहल नहीं हूं, क्योंकि मैं मुफ्ती नहीं हूं, ना कोई पढ़ा लिखा आदमी। दूसरी बात आपने की कि रिस्के हलाल में सूद आ जाता है। तो जब सूद आ गया तो रिस्के हलाल रहा कहाँ, है ना? जब सूद आ गया तो रिस्के हलाल रहा कहाँ? और आपने कहा कि उस सूद के पैसे से वो फितरा और ज़कात दे रहा है ना? ये कहना था ना? कर सकता है या नहीं? तो वो रिस्के हलाल रहा ही नहीं ना। फिर वो सूद, वो रिस्के फितरा या ज़कात जो भी दे रहा है तो उसमें वो काउंट नहीं होगा। फिर वो समझिए कि पूरा हराम का माल है। और इसमें शरीयत बिल्कुल वाज़ेह है कि सूद खाने वाला, सूद देने वाला, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि बैंक के प्रोसेस में तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, तो जो भी लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, जो भी इंसान, जो भी बैंक का मैनेजर अप्रूव कर रहा है, सूद लेने पर साइन कर रहा है, सारे लोग जो भी इन्वॉल्व हैं वो अल्लाह उसके रसूल से जंग कर रहे हैं। तो अल्लाह उसके रसूल से जंग करना मतलब तबाही को आवाज देना। तो अल्लाह बचाए हमें, तो बहुत बुरी चीज है। फिर वो तो फितरा ज़कात का तो फिर कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, उसका तो एक्सेप्ट तो रब करेगा ही नहीं। पहली बात। दूसरी बात तीसरी बात ये कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं वो ऑथोरिटी हैं इस्लामिक फाइनेंस पे अभी वर्ल्ड में। तो उनकी किताबों को पढ़ा जाए अगर इस्लामिक फाइनेंसिंग को आप स्टडी करना चाहते हैं तो। और जहां तक सवाल की बात है तो मैंने फिर दोबारा कह दिया आपको कि मैं मुफ्ती नहीं हूँ। फतवा वही दे सकता है जो मुफ्ती है। मुफ्ती होने के लिए वो एग्जाम मुझे पास करना पड़ेगा दरस निज़ामी के बाद। तो मैंने ना दरस निज़ामी किया है, ना उसका निसाब जानता हूँ, और मुफ्ती होना तो बहुत आगे की बात। तो आप मुफ्ती से कंसल्ट कर लीजिए। सवाल तो इस टॉपिक से बहुत सारा सवाल है जी। अगर अभी आपको लेट हो रहा है तो आप निकलिए। नहीं, लेट नहीं हो रहा है, वो लोग चले गए। नहीं वेट कर रहे हैं। हाँ, वेट कर रहे हैं। तो मैं और आतिफ जी यहाँ पे जुड़े रहेंगे अभी लाइव सेशन में, तो आप देख लीजिए एक बार निकलिए। चलिए ठीक है, मोबाइल आपका यही है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि टाइटल भी हम लोगों ने रखा है, इस्लामिक इकॉनमी। और इस्लामिक इकॉनमी में बहुत सारी चीजें आती हैं और हम लोग बात करेंगे फिलहाल अभी जनरल इकॉनमी के बारे में, कि यानी कि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं उससे कैसे इकॉनमी जनरेट किया जाए। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आतिफ जी आप अपने बारे में थोड़ा सा डिटेल्स लोगों को बता दीजिए। जैसा कि इन्होंने बताया, शाने भाई ने, कि आतिफ यही दिया है नाम, मेरा इन्होंने बता ही दिया है। और मैं तो अभी फिलहाल मेडिकल स्टडी कर रहा हूँ, हालांकि कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन प्रैक्टिस भी मैं करता हूँ। और साइंस के हवाले से अगर बात करूं तो मेरा ज़्यादा जो रुजू है, जिस तरफ मैं राग़िब हूँ, वो ज़्यादा वो साइंस ही है।
साइंस की तरफ ही मैं ज्यादा राग़िब हूँ शुरू से ही। तो साइंस के हवाले से अगर मुझसे बात किया जाए या पर शाने भाई अगर आप बिल्कुल मैं चाहूंगा कि जैसे डॉक्टर बहुत सारे होते हैं, आप भी कहीं ना कहीं मेडिकल में ही हैं, जी तो बिल्कुल आप किस तरह के डॉक्टर हैं? जी मैं जो डॉक्टर हूँ मैं रिसर्च इसमें हूँ, रिसर्च एज अ रिसर्च स्कॉलर तो नहीं कहूँगा क्योंकि एक प्रोफेसर लाइन में नहीं हूँ, रिसर्च साइंटिस्ट में ही बात करें तो रिसर्च साइंटिस्ट हूँ और बिकेम आर साइंटिस्ट हूँ इंशाल्लाह। कुछ वक्फा बचा हुआ है उसके बाद इस डिग्री को हासिल कर लूंगा इंशाल्लाह, आप लोग की दुआ रही तो। और जो आप पूछना चाहें इसमें किस चीज में हूँ, तो बहुत सारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे फ्लूइड होते हैं, बहुत सारे चीजें होती हैं, बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे बीमारियों को जानने के लिए उस चीज को जो है एस्पिरेट किया जाता है, बॉडी से निकाला जाता है ताकि एक पेशेंट को बता सके कि वो उस बीमारी से सफर कर रहा है या आगे कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये सारी चीजें जो है ना ये हम पे डिपेंड होती हैं। अगर मैं किसी एक चीज पे अगर बात करूं तो अगर कोई मेजर इंजरी आई है हेड पे, क्योंकि लास्ट जो अभी मैं आया हुआ हूँ वैकेशन में, घर पे ही आया हुआ हूँ फेस्टिवल को लेकर। तो अभी आपकी मशरूफियत है कहाँ, कहाँ रहते हैं आप, क्या करते हैं? अभी अभी तो मैं दिल्ली में ही हूँ, दिल्ली में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा। और माशाल्लाह जामिया हमदर्दिया हॉस्पिटल में हूँ, रिसर्च इसमें सेंटर में हूँ। तो मैं उसमें वही काम कर रहा हूँ। अभी जो एक रिसेंट एक पेशेंट था, मैं करीब नाइट ड्यूटी में था और सडनली एक ऐसा पेशेंट आया, एक बच्चा था 11 साल का, उसका रेयान नाम था। तो आई वॉज शॉक्ड ऑन दैट टाइम कि उस बच्चे को कुछ इंजरी भी नहीं आई है सर पे, लेकिन 7-8 बार वोमिटिंग आई है। पूरी रिपोर्ट है हमारे पास जो है पूरा चार्ट आता है। 7-8 बार वोमिटिंग हो गई है, हेडेक हो रहा है और जो ये लोअर जॉ है तो ये पूरा स्वेल कर रहा है मुंह, और 3-4 बार अटैक आ चुका है। तो ये सारी जो है ना ये चीजें मैंने जब देखी तो मैं समझ गया, बहुत शॉक हो गया मैं। लेकिन उस चीज को जानने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि ये चीज उस बच्चे में वो बीमारी है कि नहीं और क्यों हो रहा है ऐसा, ये काम जो है मुझ पे है। तो उसके लिए जो डॉक्टर अलग से डिपार्टमेंट में जो डॉक्टर हैं वो एस्पिरेट करते हैं, निकालते हैं एक फ्लूइड जिसका नाम है CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, जो रीढ़ की हड्डी बैकबोन से, बैकबोन में तो बहुत सारी बोन्स आती हैं, सर्वाइकल है, जैसे लोग आजकल कहते हैं सर्वाइकल इश्यूज वगैरह हो जा रहा है। हाँ, तो वहाँ सर्वाइकल बोन्स होती हैं, उसके बाद सैक्रल है, फिर लंबर है, फिर कॉसिक्स है, थोरासिक है, बहुत सारी बोन्स हैं। तो लंबर एक बोन है, तो उसमें L2 लंबर की दूसरी बोन से उसको एस्पिरेट किया जाता है, निकाला जाता है CSF, जो माइंड का फ्लूइड होता है और जो बहुत कम ही मिलता है, 0.5 ml या 1 ml। उससे हमें पता लगाना होता है कि बच्चे को या कोई पेशेंट को ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इज इट हैपन। तो ये सारा काम जो है वो मैं देखता हूँ, अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह का शुक्र है, दुआ है आप सभी की कि आज वहां पहुंच गया हूँ और आज इस चीज पे मैं काम कर रहा हूँ। आज 2 अप्रैल है और 2 अप्रैल को हम लोग ऑटिज्म डे मनाते हैं जी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ऑटिज्म के केस राइट नाउ वी रियली एंड पर्सनली परसीव्ड, आई हैव सो मेनी केसेस इन द्वारका दिल्ली। yes So what's your opinion regarding autism? Today's autism day as well. ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसको बच्चे को अगर है, और ये स्टार्ट होती है नियोनैटल से ही। अगर बच्चा नियोनैटल है और अभी हुआ है तो, और अभी पता नहीं चल रहा है, 2-3 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो उसकी एक्टिविटी पे ध्यान दें। अच्छा। आपने एक मूवी देखी होगी, उसका नाम है बड़ा फेमस, तारे ज़मीं पर। तो तारे ज़मीं पर के मूवी में जो जिशान होता है, क्या जिशान नाम होता है? जिशान नाम। तो जिशान नाम का जो बच्चा है उसको ऑटिज्म है। ईशान नाम था। हाँ,
तो ईशान को जो है हर एक चीज में अलग क्रिएटिविटी दिखती थी, और लोगों को क्या है वो चीज एक्सेप्ट नहीं होती थी। जैसे अगर आपका बच्चा कोई डिफरेंट चीज करना चाह रहा है और वो चीज आपको गलत लग रही है, तो इसे आप या तो दूसरे एक वे में ले जाएंगे कि ये क्रिएटिविटी है, या तो दूसरे वे में ले जाएंगे कि इसको बीमारी है। तो इस चीज को आप कंफर्म करें। अच्छा, ऑटिज्म ऐसी बीमारी है जो छुपी हुई है। तो कैसे कंफर्म होगा? ऐसे डॉक्टर हैं फिलहाल हम लोग जैसे गया की पावन धरती पे बैठे हुए हैं, तो गया में कुछ ऐसे डॉक्टर गया में, हाँ गया में डॉक्टर हैं। मैंने कुछ न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के भी डॉक्टर हैं और साइकेट्री के भी हैं। तो ये सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं जिनसे आप मिलें। अगर आपके बच्चों को या आसपास के बच्चों को अगर ऐसा दिख रहा है, लेकिन आप ये सोचेंगे कि यार बच्चा है, ऐसा खेल तो कर ही सकता है, लेकिन लोग बोलने वाले आतिफ जो बोल रहे हैं, हाँ, तो ये ऐसी बात कर रहे हैं, ये चीज बात कर रहे हैं। लेकिन लोग तो पागल बोल देते हैं उन बच्चों को, और बहुत अलग तरीके से वो लोग खुद ट्रीटमेंट देते हैं, कभी मार कर। मैंने खुद पर्सनली केस देखा है। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों को शिकर लगा करके रखा जाता है कि भागे नहीं, कहीं किसी को काट नहीं ले, दांत काटने की प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। तो उसके बारे में कैसे फिर बताना चाहेंगे? जी। इस हवाले से एक विद्यालय भी चलता है बोधि ट्री करके, बोध गया में, आप जाइएगा, बहुत सारे ऐसे बच्चों का ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट पढ़ाई से करवा करके। लेकिन बहुत सारे ऐसे गाँव में मैंने केस देखे हैं, लोग पागल ही डायरेक्ट बोल देते हैं उसको। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो पागल अगर किसी बच्चे को आप कह रहे हैं, तो उसका जो मतलब है कि वो कुछ ऐसी चीज कर रहा है जो लोगों को परेशान कर रही है। जैसे आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि किसी को काट दे रहा है। दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि बांध के रखा जा रहा है। चेन का वर्ड इस्तेमाल किया आपने, चेन से बांध दे रहा है। तो इसका मतलब कि वाकई वो मेंटल डिस्टर्ब, वाकई वो मेंटली डिसऑर्डर है उस बच्चे को। हाँ, तो ये चीज अगर ले आए तो आप रेस्टलेसनेस में भी आती है। सिजोफ्रेनिया एक बीमारी है, उस बीमारी को भी आप ला सकते हैं। एक बीमारी है बाइपोलर डिसऑर्डर। ये कभी कोई बंदा ठीक है, कभी कोई ज्यादा ही गुस्सा हो गया, एरोगेंस हो गया, हाँ, अग्रेसिव बहुत ज्यादा हो गया, फिर पल में हंसने लगा, बाइपोलर डिसऑर्डर। तो बहुत सारे मेंटली डिसऑर्डर ऐसे हैं। तो ये चीज को समझने के लिए और ये चीज को जानने के लिए तो बेहतर यही होगा कि ये सीवियर स्टेज है। आपने बोधगया की बात की कि बोधगया में एक स्कूल है। तो बोधगया में अगर वो स्कूल है तो जाहिर सी बात है कि उस स्कूल में कुछ ऐसे मेंटली डिस्टर्ब, मेंटली डिसऑर्डर, न्यूरल डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आती है। न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में बहुत हैं, बिलियन ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है जो वर्क कर रहे हैं। और अगर न्यूरॉन्स एक भी, मैं पब्लिकली सबको बता रहा हूँ कि जो लोग न्यूरॉन नहीं समझ रहे हैं कि नर्व सेल्स होती क्या है, तो नर्व सेल्स ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी के बैलेंस को संभालती है। मतलब कि आप खड़ा रह पाते हैं, बैठ पाते हैं, जो भी कर पाते हैं। आपकी जो करेंस चल रही है, आपकी बॉडी की जो मूवमेंट चल रही है, अब आपका हाथ जो है ऐसे खुल रहा है, बंद हो रहा है, तो एवरी सेकंड जो ये सारी चीजें हो रही हैं, ये वॉलेंट्री हो रही है, कुछ इनवॉलेंट्री हो रही हैं जो आपके हाथ में नहीं है। जैसे हम ये दिल जो है पाल्पिटेट करता है, पाल्पिटेशन होता है 72 बार, हम कहते हैं एवरेज कि 70 से 72 बार जो है दिल धड़कता है। ये सारी चीजें हैं, है ना। खाना पचना, ये सारी चीज इनवॉलेंट्री है जो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो हमारे हाथ में, कि हम अपने हैंड मूव कर सके, आईज ब्लिंक कर सके, खाना चबा सके, दिस ऑल आर इन आवर हैंड। तो अगर ये चीज हमसे ही छिन जाए, इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल, तो फिर आप समझ जाए कि आप किसी मसले या आप किसी बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। आपको कोई ना कोई बीमारी हो चुकी है। सडनली किसी को होता है कि आप ज्यादातर ये ठंड में देखेंगे कि लोग क्या करते हैं, ठंड में जा रहे हैं और आगे कहीं आग मिली और उसमें हाथ पैर जो है उन्होंने ताप लिया, थोड़ा सेक लिया हाथ पैर, आगे से तो वो गर्म हो गए, बैक साइड का उनका ठंडा रह गया। तो उस वक्त क्या होता है कि पैरालाइज होने का डर है। अच्छा, पैरालाइज होने का डर है।
और एक और पोलियोमाइलिटिस जिसको कहते हैं, पोलियो जिसको बीमारी कहते हैं, और जिस वजह से होती है, बहुत सारा इसमें तफसील बहुत है अगर मेडिकल साइंस को देखा जाए। लेकिन मैं एट लास्ट यही कहूंगा, इस क्वेश्चन का एंड को मैं यही कहूंगा कि अगर कुछ ऐसी चीज आपके बच्चों में दिख रही है, वर्ल्ड ऑटिज्म डे पे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर कुछ ऐसी चीज दिख रही है जो आपको क्रिएटिव भी ना लगे और आपको उसमें नॉर्मल भी ना लगे, तो आप समझ जाए कि कहीं ना कहीं अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए किसी डॉक्टर से आप मिल लें, डिस्कस कर लें। इट्स नॉट मैटर कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, वो दवा लिख देगा, नहीं, डिस्कशन करना जरूरी है, डिस्कस करना जरूरी है। लेकिन डॉक्टर के पास आजकल लोग नहीं जाते हैं कि लूट ना ले पैसा। अब हाँ, ये भी तो है ये साने भाई आपने बहुत आजकल के हिसाब से, जितना आप, मैं आपके तरफ अभी कैमरा थोड़ा करना चाहूंगा, आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी और कही कि डॉक्टर कहीं लूट ना ले। तो और मेरे साथ भी मेरे सीनियर हैं, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर हैं। लूटने की बात आती है तो लूटने का वर्ड जो इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे वो ये है कि कहीं अगर डॉक्टर किसी अस्पताल में, हॉस्पिटल में बैठा हुआ है तो उसके ऊपर से जो प्रेशर आते हैं ना, कि उसे कुछ परसेंट हॉस्पिटल को भी देना होता है पर पेशेंट के हिसाब से, परसेंटेज में। कुछ उसे टेस्ट भी लिखने होते हैं, ये टेस्ट जो है आपको कराना होगा, ब्लड करा लें, सीबीसी करा लें, हाँ, उसमें हेमोग्लोबिन भी आ गया, यूरिन भी करा लें, कल्चर भी करा लें, सारी चीज करा लें। तो इसमें ये भी चीज आती है कि डॉक्टर कंफर्म होना चाह रहा है, लोग उसको क्या करते हैं कि ये समझ जाते हैं कि लूट रहा है डॉक्टर। इस चीज को मैं लाइव में बिल्कुल वाजे तौर पे कह रहा हूं कि अगर आपको कोई डॉक्टर, आप बच्चे को ले गए हो या किसी फैमिली मेंबर को ले गए हो और डॉक्टर अगर आपको देख रहा है या बच्चे को आपके देख रहा है और अगर ब्लड टेस्ट लिख रहा है या फिर यूरिन टेस्ट लिख रहा है या किसी भी तरीके का टेस्ट लिख रहा है, ज्यादा से ज्यादा 1-2 टेस्ट लिखेगा, उससे ज्यादा नहीं, तब आप ये ना समझें कि वो लूट रहा है, ये ना समझे कि वो आपको लूट रहा है, ये समझे कि वो आपको डायग्नोज कर रहा है। अच्छा, हम हमेशा निगेटिव की तरफ जाते हैं, निगेटिविटी हमारे माइंड में भरी हुई है। लेकिन आप जब जाते हैं किसी कपड़े दुकान में, वहां लिखा रहता है कि 60% डिस्काउंट, हाँ, 4+1, तो आप सिर्फ देख लेते हो कि यार 4 शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री है, लेकिन वो 4 शर्ट का एक शर्ट का दाम ही 5,000 रुपए रहता है। अब जाहिर सी बात है कि आप सोच सकते हैं कि अगर 1200 का एक शर्ट हुआ तो 12×5=60, 1150 रुपए का आपका 5,000 का शर्ट हो गया, उसका फायदा हो गया। लेकिन आप हेल्थ पे जब आते हो तो ये नहीं सोचते हो। रही बात दवा की, तो दवा के इसमें मैं कहना चाहूंगा कि दवा जो है, अच्छे जो डॉक्टर हैं, जो एक्सपीरियंस है, अभी नहीं है वो, जिनका नाम रांची, झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल, झारखंड में रांची एक जगह है, वहां बरियातू में थे डॉक्टर के सिन्हा, रियोन्ड जिसको कहते हैं ना, वर्ल्ड रियोन्ड डॉक्टर, वो थे न्यूरोलॉजिस्ट बेस्ट, कि उनको ऐसा पता चल जाता था कि पेशेंट सामने से चलता हुआ आ रहा है और उन्हें समझ में आ जाता था कि उस पेशेंट को क्या बीमारी है। एक उनपे एक अलग सी नॉलेज थी, एक्सपीरियंस था। तो वो टेस्ट कभी नहीं लिखते थे, और टेस्ट अगर लिखा भी तो एक टेस्ट लिख दिया और कंफर्म कर दिया। लेकिन आजकल ब्रेन की बात आई तो डॉक्टर सीटी स्कैन भी लिखता है, ईईजी भी लिखता है, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, जो ब्रेन के लिए आती है। आजकल अगर दिल के इसके पास गए तो वो एक्सरे भी लिखेगा, हाँ, और उसके बाद आपको ईसीजी भी लिखेगा। तो अगर भाई तुम एक्सरे लिख रहे हो तो ईसीजी, अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, चलो तुम दिल के पैल्पिटेशन के लिए लिख रहे हो, लेकिन अगर आपको कफ है तो आप सिर्फ ये करा लें, एक्सरे करा लें। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो अल्ट्रासोनोग्राफी लिखता है, अल्ट्रासाउंड लिखता है, हाँ? तो बहुत सारी चीजों को कंफर्म करने के लिए डॉक्टर टेस्ट कराते हैं, लेकिन उसको इस निगेटिव वे में ना लें कि हमको लूट रहा है। लेकिन हाँ, एक बात है कि आप
ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जिनके पास आपको शफा हो या आप ठीक हो जाए। ऐसा है कि आप ठीक होके वहां से लौटे, क्योंकि 1-2 खुराक 3 खुराक ज्यादा से ज्यादा सुबह दवा खाया, ठीक हो गई बुखार, रात को खा लिया, वोमिटिंग बंद हो गई, ये सारी नॉर्मल चीजें हैं जो होती हैं 80% 70% लोग। लॉन्ग लास्टिंग दवा खाने वाले तो बहुत सारे हैं, हाँ, लेकिन 3 खुराक सुबह खाया ठीक हो गए। लेकिन ऐसा ना हो, और मैं ये चीज कहूंगा लोगों को कि कभी भी, एक पेशेंट आई थी, वो कह रही थी, कभी भी मैं अपनी पूरी बात कंप्लीट कर रहा हूं, मैं फ्लिप कर रहा हूं बार बार, मैं कहूंगा कि कभी भी खुद से अगर आप बीमार पड़ रहे हैं तो केमिस्ट वाले से जाके दवा ना लें, बिल्कुल ना लें, क्योंकि केमिस्ट वाला आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को नहीं जान रहा है, नहीं समझ रहा है। मैं फिर जनरल एंटीबायोटिक दे दे रहे हैं। हाँ, एंटीबायोटिक जो है वो सब कोई नहीं ये कर सकता है, मतलब उसको जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अब स्टेरॉइड आप ले लें, स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? स्टेरॉइड्स होते हैं जैसे एक दवा है, सुई है उसकी, जो बुखार तुरंत उतार देती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो आप केमिस्ट से जाके दवा ना लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। मेरा एट लास्ट ठीक है ना कि पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, और जैसे आप तो खुद समझदार हैं, पब्लिक खुद समझदार है, किसी का माँ बाप खुद समझदार है कि अगर मेरे बेटे को हल्का बुखार है तो 2 दवा 3 दवा लिखेगा, हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन ज्यादा है, शदीद है, तो फिर आपको खुद समझोगे कि टेस्ट लिखेगा, तो डॉक्टर को दिखाएं, केमिस्ट से दवा ना लें। चलिए, जैसा कि आप देख रहे थे, आतिफ जी हमारे साथ जुड़े थे और अकरम जी ने इस्लामिक इकोनॉमी के बारे में बात की, और इन्होंने मेडिकल साइंस के हवाले से काफ़ी कुछ गुफ्तगू की, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों तक ये वीडियो अच्छे से पहुंच पाया हो, और देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।